रिया घर की हिटलर थी। सब कुछ घर में उसी के हिसाब से होता था। रिया के साथ उसका पति रुद्र और रिया का भाई पीयूष रहा करते थे। रिया रुद्र और पीयूष से घर का सारा काम करवाती थी। एक दिन रुद्र घर में पोछा लगा रहा था तो वहीं पीयूष किचन में बर्तन धो रहा था और धोते हुए गाना गा रहा था। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, बर्तन हमें धोना पड़ेगा, अरे जीवन का ये जहर तो पीना ही पड़ेगा, घिस घिस के बर्तन तो धोना ही पड़ेगा। ओ मेरे प्यारे साले, ये गाना गाना बंद कर दे और जल्दी जल्दी बर्तन धो। तेरी डाइन बहन आ गई ना और उसको पता चल गया कि काम नहीं हुआ तो मेरे भाई हम दोनों की हंटर से फिल्म बना देगी। जीजा जी, मेरा तो दिल करता है ना कि घर छोड़कर भाग जाऊं, पर जब भागने का सोचता हूँ ना तो डर के मारे घर के बाहर कदम ही नहीं जाते, क्योंकि अचानक से ना मन में दीदी का चेहरा आ जाता है। खौफनाक चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, घूरती हुई वो। अरे जीजा, उनकी याद आते ही ना मेरे पाँव ना कांपने लगते हैं और खुद ब खुद पीछे हो जाते हैं। अरे वही तो, अपने साथ साथ तुम लोगों ने मेरी जिंदगी भी नर्क कर दी है। अरे मुझ जैसे मासूम को पता होता कि तेरी बहन ऐसी डाइन है, मैं उस हिटलर से कभी शादी न करता। अरे जीजा जी, हमें तो यही लगा था कि शादी हो जाएगी तो दीदी सुधर जाएंगी, लेकिन जैसी वो पहले थी ना वैसे ही है शादी के बाद भी। जब यहाँ आई थी ना तो हमें लगा आप लोग ना उनकी अकल को ठिकाने लगाओगे, लेकिन उन्होंने तो आप लोगों की अकल को ठिकाने लगा दिया। बेचारे दोनों अपना सुख दुख आपस में बांट रहे थे। तभी वहाँ पर रिया आती है और कहती है, ये क्या हो रहा है? सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी तक तुम दोनों का काम नहीं हुआ। याद है ना, समय पर काम न करने का नतीजा क्या होता है? मेरे कमरे में वही हंटर रखा हुआ है, उस हंटर से मार मार के तुम दोनों को ठीक कर दूंगी। दीदी, मैं तो तुम्हारा सगा भाई हूँ ना, अरे कम से कम भाई पे तो थोड़ा रहम खा लो। अरे अगर आपको मारना ही है ना तो जीजा जी है ना, अब भगवान ने इनको आपसे मार खाने के लिए तो भेजा है, और वैसे भी आप पत्नी हो, आपका तो हक बनता है, आप मार सकती हो। ओ साले, तुझे सिर्फ अपनी पड़ी है। अबे तू तो दर्द में जी रहा है घुट घुट कर। अबे मुझसे पूछ, मुझसे तो जिया भी नहीं जा रहा। अबे तुम लोगों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या कहा तुमने रुद्र? लगता है कि हंटर वाली मार भूल गए हो, याद दिलाऊं क्या? अरे अरे नहीं नहीं, अरे मैं तो अपने प्यारे साले से बात कर रहा था। वैसे डार्लिंग, तुम्हें किट्टी पार्टी में जाना है ना, तुम रेडी नहीं हुई? अरे मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देता हूँ, तुम कहो तो सब कुछ रेडी कर दूँ। सब कुछ तुमने एक दिन पहले ही रेडी कर दिया था, बस मैं नहाने जा रही हूँ। जब तक मैं तैयार होकर आऊँ तब तक घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। मुझे अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी में जाना है तो घर में आने के लिए थोड़ा लेट हो जाएगा। आहा, जाओ मेरी प्यारी पत्नी, एंजॉय करो अपने दोस्तों के साथ। काम करने के लिए हम दोनों है ना। ऐसे रिया अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी में गई हुई थी। तभी रुद्र अपनी पत्नी को फोन करके बोलता है, रिया, दरअसल बात यह है कि हम काम करते करते ना दोनों बहुत थक गए हैं। हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम आज ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर ले। वैसे भी अपने हाथ का गंदा खाना खा खा कर हम दोनों ना पक गए हैं, क्यों ना आज बाहर से मंगा लें। देखो, फालतू में पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि घर में सिंपल सी दाल चावल बनाकर खा लो। मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं है कि तुम दोनों को बाहर का महंगा महंगा खाना खिलाऊं। चुपचाप खाना बनाओ और खा लो, मुझे परेशान मत करो। रिया की बात सुनकर रुद्र और पीयूष का मुंह बन जाता है और उनका मन उदास हो जाता है। दरअसल रिया एक बिजनेस वुमेन थी। उसने अकेले ही खुद के दम पर एक मुकाम हासिल किया था, इसलिए रिया के अंदर खुद की कामयाबी का एटीट्यूड था। बेचारे दोनों उसकी मजबूरी में ही किचन में जाते और खाना बनाने शुरू कर देते। ऐसे एक दिन रुद्र की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद पीयूष को ही अकेले घर का सारा काम करना पड़ता है। काम के साथ पीयूष रुद्र को भी देख रहा था। ऐसे एक दिन रुद्र और पीयूष दोनों रिया से कहते हैं, देखो, अब पीयूष और मैं हम दोनों जॉब करना चाहते हैं। आखिर कब तक हम जीजा साले घर का कामकाज करते रहेंगे? हम दोनों सोच रहे हैं क्यों ना कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले। दीदी, अब मैं क्या कहता हूँ ना, आपका इतना बड़ा बिजनेस है तो आप ना हम दोनों को ना साथ में काम पे रख लो, हम आपकी हेल्प करेंगे। मुझे तुम जैसे निकम्मों की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपने ऑफिस में काम करने के लिए रखूंगी? तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे तो मेरे ऑफिस के नौकर है और तुम दोनों सिर्फ 12वीं पास। रुद्र और पीयूष दोनों बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, लेकिन दोनों का मन बहुत साफ था।
कम पढ़े लिखे होने के बावजूद रिश्तों को किस तरह से अहमियत दी जाती है, ये बात दोनों बखूबी जानते थे। लेकिन रिया पढ़ी लिखी और समझदार होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ काम और अपने एटीट्यूड को ही अहमियत देती थी। ऐसे ही जीजा साले दोनों परेशान हो चुके थे और वो घर से भागने का फैसला करते हैं। ऐसे एक दिन रिया ऑफिस गई हुई थी। रुद्र और पीयूष दोनों घर छोड़कर भाग जाते हैं। जब रिया घर पर आती है तो रिया के हाथ में एक चिट्ठी लगती है। उस चिट्ठी में दोनों ने अपनी सारी आपबीती लिखी हुई थी। ठीक है, मैं और पीयूष कम पढ़े लिखे हैं, शायद हम तुम्हारे लायक नहीं हैं, इसलिए हम दोनों जा रहे हैं घर छोड़कर। और जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, अकेले संभालो तुम सब कुछ। सही कह रहे हो जीजा जी आप। दीदी, आपके अंदर ना बस घमंड भरा हुआ है। ना तो आप एक अच्छी पत्नी बन पाई और ना ही अच्छी बहन। आपकी नजर में ना अपनों की कोई अहमियत नहीं है। जिसे जहाँ जाना है जा सकता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेले सब कुछ संभाल नहीं सकती हूँ? अरे मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। जिसका खुद का कोई वजूद नहीं है, उसका रहना या ना रहना एक ही बराबर है। चिट्ठी पढ़कर रिया थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और उन दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें ढूंढने में नाकाम रहती है। ऐसे अब रिया को घर और बाहर दोनों को ही अकेले संभालना पड़ रहा था। धीरे धीरे रिया को बिजनेस में बहुत घाटा हो जाता है और उसका दिवालिया ही निकल जाता है, जिस वजह से रिया जिस घर में रह रही थी वो घर भी बिक जाता है और धीरे धीरे घर की सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। रिया को अब नौकरी की जरूरत थी। एक दिन रिया एक बड़ी सी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है। रिया को इंटरव्यू देने के लिए केबिन में बुलाया जाता है। केबिन में रुद्र और पीयूष दोनों ही मौजूद थे। रुद्र और पीयूष को देखकर रिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है बाहर तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि इस ऑफिस के ओनर हम दोनों हैं। अरे ये बिजनेस हमने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। तुम्हें क्या लग रहा था रिया कि तुम ही पढ़ी लिखी हो, तुम ही बिजनेस कर सकती हो? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो तो बस मेरे अंदर मेरी कामयाबी को लेकर घमंड आ चुका था, पर अब मेरा घमंड हमेशा हमेशा के लिए टूट चुका है। दीदी पता है, आपको ना बस अपने आप से मतलब था। आप घमंड में इतनी अंधी हो चुकी थी ना कि आपको सब कुछ दिखाई देना बंद हो चुका था। ना तो आपने अपने भाई को भाई समझा, ना ही पति को पति समझा, बस खुद के बारे में सोचा। और आज आप देखिए, आपके पास ना तो आपके अपने हैं, ना ही कामयाबी है। जिस किसी ने भी ये बात कही है, बिल्कुल ठीक कही है कि औरत के अंदर कामयाबी को लेकर घमंड आता है ना, तो एक ना एक दिन जरूर टूट जाता है। मैं जानती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया बहुत गलत था, लेकिन आज मुझे अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहन बनने की कोशिश करूँगी। मुझे फिर से एक मौका दे दो। इस बार मैं तुम दोनों में से किसी को भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाओ। अगर सच में तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो सही है। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। खुद की कामयाबी से रुद्र और पीयूष ने रिया के मुंह पर खींचकर एक तमाचा मारा था। रिया को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो उन दोनों से माफी मांगती है और वो दोनों से माफ कर देते हैं और एक बार फिर से साथ में रहने का फैसला करते हैं। रिया भी एक अच्छी बीवी और अच्छी बहन बनने की पूरी कोशिश करती है। सुमन के घर उसे देखने लड़के वाले आने वाले थे, जिसके लिए सुमन की माँ चंपा उसके कमरे में जाकर सुमन से कहती है, सुमन अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे लड़के वाले आते ही होंगे, जल्दी से तैयार हो जा। माँ बिना लड़के वाले आ रहे हैं, कोई राजा महाराजा या राजकुमार थोड़ी आ रहा है जो उसके लिए 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाऊं मैं। जो लड़का तुझे देखने आ रहा है किसी राजकुमार से कम नहीं है। लड़का बहुत अच्छा है और तुझे उसके आगे बहुत अच्छा दिखना है, तो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा तू। आने दो उस राजकुमार को, मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है उसमें जो माँ इतनी तारीफ कर रही हैं उसकी। इतना कहकर सुमन तैयार होने चली जाती है। कुछ ही देर में लड़के वाले उसके घर आ जाते हैं और सुमन की माँ चंपा उसे बाहर बुलाती है और सुमन अपने हाथों में चाय और नाश्ते की ट्रे लेकर आती है और नजर उठाकर देखती है तो उसके सामने एक बहुत ही स्मार्ट लड़का बैठा हुआ था। और तभी सुमन की माँ चंपा राजू की माँ कांता से कहती है, लो बहन जी, आ गई हमारी सुमन। सुमन बेटा जल्दी से सबको चाय नाश्ता दो। अरे वाह चंपा बहन, तुम्हारी बेटी तो सच में बहुत सुंदर है। जितना सोचा था उससे भी कई ज्यादा सुंदर है आपकी बेटी। हाँ बहन जी, बिल्कुल मुझ पर गई है। अपनी जवानी में मैं भी इतनी सुंदर दिखती थी। बस करो माँ, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा। अगर अपनी ही तारीफ करती रहोगी तो ये लोग भाग जाएंगे उठकर। मैं तो बस अपना इम्प्रेशन जमा रही हूँ ना। सुमन बेटी, ये बताओ कि तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना?
और घर का सारा काम तो कर लेती हो ना। अब इन्हें क्या बताऊं, मुझे तो बस 2 मिनट में मैगी ही बनाने आती है। खाना बनाने से तो मैं कोसों दूर हूँ। वो आंटी जी। हाँ बहन जी, मेरी बेटी को हर तरह का खाना बनाना आता है। आज का सारा खाना मेरी बेटी ने ही बनाया है। और आप ये बताओ, आपका बेटा क्या करता है? वो मेरा बेटा, इसकी खुद की फुटवेयर कंपनी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। तो बेटा महीने का कितना कमा लेते हो? महीने का 10-60 से 10 लाख तो आ ही जाते हैं। क्या सच में इतना कमा लेता है आपका बेटा? अरे हाँ, तो इनके आगे कुछ भी नहीं, क्या करूँ अब। सुनिए बहन जी, हम आपके घर में अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएंगे। आप इतने बड़े खानदान से हैं, हम आपके मुताबिक बहुत छोटे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है और हमें दहेज में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपकी जो मर्जी हो वो ही दे देना, छोटा मोटा सामान। चंपा अपनी बेटी की शादी राजू से करवाने के लिए तैयार हो जाती है और कुछ दिनों बाद राजू और सुमन की शादी हो जाती है। शादी के दिन विदाई होकर जब सुमन अपने ससुराल जाती है तो देखती है कि राजू का घर ज्यादा बड़ा नहीं था और घर में बस 4 कमरे थे, जिसे देखकर राजू से सुमन कहती है, ये सब क्या है राजू जी? उस दिन आपकी माँ ने तो कहा था कि आप महीने में लाखों रुपए कमाते हैं, फिर आप इतने छोटे से घर में क्यों रह रहे हैं? हाँ, क्योंकि ये हमारा बहुत पुराना घर है और हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। अच्छा, लेकिन घर तो ठीक है, यहाँ आसपास में कोई कार नजर नहीं आ रही। क्योंकि माँ को बस में सफर करना ज्यादा अच्छा लगता है तो हमने कार नहीं खरीदी। और तुम ये बताओ, आज ही सारे सवाल करती रहोगी या अंदर नहीं जाना क्या तुम्हें? इतना कहकर अब दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। घर में जाकर सुमन देखती है कि उस घर में सब चीजें काफी पुरानी थी। ये सब देखकर सुमन को बहुत अजीब लगता है और वो इन बातों को नजरअंदाज कर देती है। तभी वहाँ पर उसकी सास कांता आती है और सुमन से कहती है, बहू तू अभी इस घर में नई आई है और हमारे परिवार का एक रिवाज है, नई बहू के घर आने के 10 दिन तक वे काम में हाथ नहीं लगाती, इसलिए तू अभी कुछ दिन आराम कर। चलो अच्छा है, अब कम से कम 10 दिन तक मेरी सास और पति को पता नहीं चलेगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन राजू के घर कुछ गुंडे आते हैं और जोर जोर से चिल्लाकर कहते हैं, अरे ओ राजू, बाहर आजा भाई, कब तक चूहे की तरह बिल में घुसा रहेगा? भाई जल्दी बाहर आजा। अबे तेरी खैर नहीं है आज तो। अबे कहाँ छिपकर बैठा है बे चूहे, बाहर आजा, वरना मैं अंदर आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ? आप लोग इतनी जोर जोर से हमारे घर के आगे मेरे पति का नाम लेकर क्यों चिल्ला रहे हैं? कोई काम है क्या आपको उनसे? क्या पति? उस नल्ले ने शादी कर ली? अरे भाई, आज तक मुझ जैसे काम काज करने वाले आदमी की शादी नहीं हुई और उस बेरोजगार नल्ले की शादी हो गई। लगता है तुम यहाँ पहली बार आए हो। मेरे पति एक अमीर और कामकाजी आदमी हैं और अब भी वो अपने काम पर ही गए हैं, तो यहाँ आकर फालतू की बातें मत करो। सुमन की बात सुनकर सभी गुंडे जोर जोर से हंसने लगते हैं और गुंडा कहता है, कामकाज वाला आदमी? या तो तुम मजाक कर रही हो या तुम्हें अपने नल्ले पति की असलियत पता नहीं है। ये जो घर है ना, वो मेरे पास गिरवी है, समझी? वो नल्ला घर आ जाए ना तो उसे कह देना छोटा भाई आया था अपना ब्याज लेने, और अगर ब्याज ना दे पाए ना तो घर खाली कर दे, बस समझी? इतना कहकर अब वो गुंडा वहाँ से चला जाता है और सुमन गुस्से से आग बबूला होकर घर में अपनी सास और पति का इंतजार करती है। शाम को सुमन का पति घर आता है और कहता है, अरे सुमन, जल्दी से खाने के लिए दे दो कुछ, बहुत जोर की भूख लगी है। तुमने कुछ बनाया है क्या? क्यों जी, आज ऑफिस में बहुत काम था क्या? आज तो बहुत थके हुए लग रहे हैं आप। हाँ सुमन, आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज तो ऑफिस में बहुत काम था। ओ, लेकिन आप मुझे अपना ऑफिस दिखाने कब ले जाएंगे? मैं भी तो देखूं आपका ऑफिस है कैसा। हाँ, कभी लेकर चलूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। उस समय सुमन कुछ नहीं कहती। अगले दिन सुमन की सास सुमन को खाना बनाने के लिए कहती है और सुमन सब्जी में बहुत नमक और रोटियां जली हुई बनाकर लेकर आती है। ये सब देखकर उसकी सास और राजू सुमन से कहते हैं, ये सब क्या है सुमन? शादी से पहले तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, ये सब क्या है? तुम्हारी माँ ने भी तो कहा था कि तुम महीने के 12 लाख रुपए कमाते हो, लेकिन अब मुझे पता चला कि 12 लाख तो क्या, तुम तो 12 रुपए भी नहीं कमाते हो। और तो और ये घर भी किसी गुंडे के पास गिरवी है। इतना बड़ा झूठ। अच्छा,
यानी तुझे सच पता चल गया? अच्छा हुआ माँ, इसे पता चल गया। मैं भी रोज रोज काम के बहाने बाहर जाकर परेशान हो गया हूँ। और हाँ सुमन, मैं हूँ बेरोजगार। अब क्या करूँ, कोई एक पढ़े लिखे इंसान को काम नहीं दे रहा तो मेरी क्या गलती है? ऐसे घर में बैठे रहने या बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। आपको बाहर जाकर कहीं काम ढूंढना चाहिए, समझे? ऐसे कब तक आप घर में बैठे रहेंगे? लेकिन यार मैं काम ढूंढ रहा हूँ, रोज किसी न किसी इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, लेकिन कोई काम ही नहीं देता। मैं तो परेशान हो गई हूँ अपने इस बेरोजगार पति से। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। इतना कहकर अब सुमन वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद राजू एक बार फिर किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे जॉब नहीं मिलती। लेकिन वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी बहुत सारी अनाज की बोरियों को उठा रहा था, जिसे देखकर वो भी उसकी मदद करने लग जाता है। शाम को जब वो देर से घर आता है तो सुमन उसे कहती है, आप इतनी तेज से कहाँ थे? मैं अब जान गई हूँ कि आप बेरोजगार तो हो। अब ये काम पर जाने और आने का ना नाटक बंदी कर दीजिए। ये लो सुमन, मेरी आज की कमाई, मेरी पहली कमाई है ये, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। क्या कहा कमाई? ये आपके पैसे कहाँ से आए? कहीं आपने कुछ गलत काम करके तो नहीं कमाए ना? नहीं, आज मैंने मजदूरी करके पैसे कमाए हैं। मैं हमेशा अपनी डिग्रियों के दम पर अच्छी नौकरी करना चाहता था, तो मुझे आज तक नहीं मिली। तो मैंने सोचा मजदूरी से ही काम शुरू करना चाहिए। कोई काम छोटा या बड़ा थोड़ी होता है। राजू की बात सुनकर सुमन की आंखें भर आती है और वो उसे गले लगा लेती है। सुमन की सास ने अपने बेटे की शादी के लिए सुमन और उसकी माँ से क्या क्या झूठ कहे थे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पूनम हर दिन की तरह आज भी अपने घर का सारा काम करने के बाद हॉल में अनुपमा चलाकर बैठी होती है और अनुपमा देख रही होती है। तभी कुछ समय बाद पूनम की सास कोकिला बाहर से घर आती है और वो देखती है कि पूनम रो रही है। ये देखकर कोकिला अपनी बहू से कहती है, बहू तू ठीक तो है? क्यों सुबह सुबह मगरमच्छ के आंसू बहा रही है? माँ जी, मेरी अनुपमा की सास ने उसे घर से निकाल दिया। अब कहाँ जाएगी बेचारी? मुझे लगा तेरा बाप मर गया है जो तू ऐसे रो रही है। भगवान बचाए तुझसे और तेरी अनुपमा से। माँ जी, आप क्या जानो बेचारी अनुपमा का दर्द। आप भी तो एक सास ही हो ना। हाँ हाँ, चल जा, अब जाकर चाय बना ले। ये सुनकर पूनम टीवी को गले लगाकर कहती है, अनुपमा, मैं अभी माँ जी की चाय बना कर आती हूँ, तब तक तुम खुद को संभालो अनुपमा। ये बोलकर पूनम दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और ये देखकर कोकिला अपने आप से कहती है, ना जाने मेरी बहू ये सब नाटक कब छोड़ेगी। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे टीवी वाले इसके सगे हैं और इस पर जो भी दिखा रहे हैं वो भी सच है। ये बोलकर कोकिला टीवी देखने लगती है। तभी कुछ समय बाद पूनम अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है, जो टीवी देख रही थी। ये देखकर पूनम अपनी सास को चाय देते हुए कहती है, माँ जी, अब मुझे अनुपमा देखने दो। बेचारी न जाने कहाँ रहने जाएंगी। उसके बच्चे भी तो उससे प्यार नहीं करते। हाँ हाँ, देख ले, कहीं जगह ना मिले तो उसे घर ही बुला लियो बहू। माँ जी, मैं तो आपको गलत ही समझती रही थी। आप तो कितनी अच्छी हैं। लेकिन माँ जी, अनुपमा बहुत हिम्मत वाली है, वो भी छोड़ेगी नहीं अपनी सास को। ये सब देखकर तू जो मुझ पर अपने पैतरे अपनाती है ना, वो मैं चलने नहीं दूंगी। देर रात करीब 1 बजे हॉल में बैठकर अकेले पूनम अनुपमा देख रही थी। तभी पूनम का पति राजेश पूनम से कहता है, अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? रात के 1 बज रहे हैं, तुम हॉल में अकेले क्या कर रही हो? तभी राजेश जैसे ही पूनम के कंधों पर हाथ रखता है, वैसे ही बालों को आगे किए बैठी पूनम अपने पति से कहती है, तुम मेरे राजेश नहीं हो। तुम्हारा उस गौरी मैडम के साथ चक्कर चल रहा है ना, लेकिन मैं भी अनुपमा हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ, एक स्त्री क्या कुछ नहीं कर सकती। ये देखकर राजेश भूत भूत चिल्लाता हुआ भाग जाता है और ये देखकर पूनम जोर जोर से हंसते हुए खुद से कहती है, क्या एक्टिंग की है। ऐसे ही ना इन्हें डरा के रखूंगी ताकि ये किसी और को देखे भी ना और ना ही वनराज की तरह मुझे छोड़कर जाएं। अगली सुबह जैसे ही राजेश अपनी पत्नी को यानी पूनम को देखता है, वैसे ही अपनी माँ के कमरे में जाकर उससे कहता है, माँ, अब तो मुझे भी इससे डर लगने लगा है। क्यों, ये कोई चुड़ैल है? माँ, तो कोई चुड़ैल से कम भी तो नहीं है ये। रात में 1 बजे बालों को खोलकर चुड़ैल की तरह बैठी थी। मैंने कहा क्या कर रही हो, तो ना जाने क्या बकने लगी। अच्छा, बहू की बात कर रहा है तू? आपको पता है कि इस पे कोई प्रेत आत्मा आती है? कोई भूत भूत नहीं आता इस पर। ये तो इसके सीरियल्स का असर है जो ये देखती रहती है, वही हम पर कॉपी करती है। तेरे साथ पहली बार हुआ है, ये तो मेरे साथ रोज होता है। देर शाम पूनम पड़ोस की विमला के साथ मार्केट जा रही थी। तभी कोकिला अपनी बहू को जाते हुए देखकर कहती है,
बहू कहाँ जा रही है, वो भी बिना बताए? एक्सक्यूज मी माँ जी, मैं घूमूं फिरूं, नाचूं गाऊं, हंसूं खेलूं, बाहर जाऊं, अकेले जाऊं, किसी के साथ जाऊं, जहाँ जाऊं, जब जाऊं, जैसे भी जाऊं, आपको क्या बोली? मुझे क्या? तेरी सास हूँ, समझी? ये तेरे बाप का घर नहीं है जो कहीं भी बिना बताए निकल जाएगी। माँ जी, आपको बहुत बड़ी गलत फैमिली है कि मैं अपने पिताजी को बिना बताए घर से बाहर जाती थी। पहली बात तो तू इंग्लिश की माँ बहन मत किया कर, और दूसरी बात ये कि क्या तूने मेरे घर को धर्मशाला समझ रखा है जो नाचूं गाऊं, खेलूं, अकेले जाऊं, बाहर जाऊं लगा रखा है? कोकिला, इसीलिए कहती हूँ कि तू भी अनुपमा देखा कर। तेरी बहू अनुपमा के डायलॉग बोल रही है। मैं तो बहू से ज्यादा उस अनुपमा से परेशान हो चुकी हूँ। माँ जी, आप भी क्यों नहीं चलती हैं मार्केट? जल्दी आ जाएंगे। अपना क्लास देखा है? एक झोला टांग लिया करती है और चल पड़ती है बक बक करते हुए मार्केट। तेरे साथ जाने से अच्छा है मैं घर ही रहूं। माँ जी, आप मुझे क्लास सिखा रही हैं। यही बहू आपको शादी से पहले तक तो आइटम लगती थी। तब मुझे पता नहीं था ना कि कांदे के भाव में पनीर लूंगी तो ऐसे ही मिलेगी। तो क्या तू भी अपनी सास से बहस करने में लगी हुई है? चल जल्दी, लेट हो गया है हमें। तभी विमला और पूनम मार्केट जाने के लिए निकल पड़ते हैं और मार्केट से सामान लेने के बाद दोनों को आने में लेट हो जाता है। तभी रास्ते में पूनम और विमला को चोर मिलते हैं। सुनसान रास्ते में जो विमला और पूनम को रोककर विमला के गर्दन पर चाकू रखते हुए पूनम से कहते हैं, ये शानपति यहाँ नहीं दिखाने का, जितना भी रोक रहा है ना इधर रख देने का। ये 2 टके की बदमाश, मेरे को नहीं मालूम कि ये तेरा चवन्नी वाला रामपुरी चाकू किसी काम का है भी या नहीं। कौन बोल रहा है? काट डालेगा इस बुड्ढी का गला, आगे नहीं बढ़ने का। मैं भी तेरे को कब से समझाए जा रही है, अपने को भी आती है ये तेरी तरह बात करना। मस्त लगा ना? ए चुप कर शानी, चुपचाप पैसे निकाल और इसको ले और निकल जाए यहाँ से। बहू दे दे जो भी तेरे पास है, वरना ये मुझे मार देगा। ऐसे कैसे मारेगा ये आपको आंटी जी? मैं हूँ ना। मैं हूँ ना क्या? तू क्या चीफ मिनिस्टर है यहाँ की? नहीं, मैं यहाँ की वो औरत हूँ जो अपना पत्नी धर्म निभाते हुए यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा करती है। मैं वो बहू हूँ जो अपनी सास के खांसने से पहले पानी ला कर देती है। मैं वो माँ हूँ जो अपने बच्चों पर आने वाली मुसीबत को पहले ही भाप लेती है। मैं वो पड़ोसन हूँ जो अपने सामने ही अपनी पड़ोसन विमला आंटी का गला कटने से बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, क्योंकि अनुपमा ये सब करती है। अरे चुप कर शानी, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वैसे ये अनुपमा कौन है? स्टार प्लस नहीं देखा? वही अनुपमा जिसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया। ये बोलकर पूनम नीचे बैठ जाती है और रोते हुए नीचे से एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर चोर की आंखों में डाल देती है। और मिट्टी चोर की आंखों में तो जाती है, लेकिन विमला की आंखों में भी हल्की सी चली जाती है। और विमला पूनम से कहती है, बहू क्या किया तूने? खुद को अनुपमा बताती है, लेकिन काम सारे तेरे राखी सावंत वाले हैं। पूनम विमला का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मेरे साथ भागो अब आंटी जी। ये बोलकर पूनम विमला का हाथ पकड़कर भागने लगती है और जैसे तैसे घर पहुंचती है, जहां कोकिला अपनी बहू पूनम का इंतजार कर रही थी। तभी कोकिला अपनी बहू को डरे हुए हॉल में देखकर कहती है, किसका घर लूट कर आ रही है? तू जैसी थी वैसे इस विमला की बच्ची को भी बना दिया। इस उम्र में दौड़ रही है, शोभा देता है क्या दोनों में से किसी को? माँ जी, हमारे पीछे एक गुंडा पड़ गया था और वो हमसे पैसे मांग रहा था, लेकिन आपकी बहू ने उसे धूल चटा दी। हाँ सही कह रही है कोकिला तेरी बहू, लेकिन वो धूल मैंने भी टेस्ट कर लिए। पानी दे दे मुंह पर मारूं, दिख नहीं रहा है कुछ भी सही से। क्या कह रही है? इसने और वो भी एक चोर को सबक सिखाया? हाँ कोकिला, इसने तो पहले ही उसे अनुपमा की कहानी सुनाकर पका दिया है और फिर उसकी आंखों में मिट्टी झोंक दी। अच्छा हुआ इसकी गर्दन पर उसने चाकू नहीं रखा, वरना जितना टॉर्चर उसने इसकी आंखों में मिट्टी डालकर नहीं किया होगा, उतना टॉर्चर तो वो अनुपमा की कहानी सुनकर हो गया होगा। माँ जी, मैंने आज विमला आंटी को बचा लिया, क्योंकि अनुपमा सबका भला चाहती है। चाहे उसकी सास उसे 100 ताने मारकर घर से निकाल दे या उसकी पड़ोसन उसकी सास की चुगली अनुपमा से करे, लेकिन अनुपमा में बहुत हिम्मत है। क्या मतलब तेरा? विमला मेरी बुराई करती है? अरे तेरी बहू कुछ भी बोलती है, हम तो पुराने दोस्त है ना कोकिला। सही किया जो आज मैंने केबल की तार ही हटवा दी, अब मेरे घर में शांति रहेगी। भले ही कोकिला ने अपने घर से टीवी के केबल का कनेक्शन हटवा दिया हो, लेकिन पूनम को कौन अनुपमा देखने से रोक सकता था? वो तो विमला के घर जाकर देख लिया करती अपनी प्यारी अनुपमा को।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।